Hello everyone, I am Manish Mishra and today I will be teaching you the chapter Microorganisms, Friend or Foe. And without further ado, let's begin with the chapter. हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। कि मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए फ्रेंड हैं या फो हैं। फ्रेंड मतलब या वो दोस्त है या वो दुश्मन है। तो हम ये समझने से पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ्रेंड और फो के नेचर को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो आप समझिए कि आप लिविंग बीइंग्स में आपको पता होगा कि अब ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं और आप सब लोग जानते होंगे कि प्लांट्स भी होते हैं। बट आप इतना समझिए कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो लिविंग होते हैं, बट वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें उन्हें मैग्नीफाई करना होगा उस सरफेस को, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की या हैवी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली अगर हम चाहें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन्हें देखना तो भी नहीं देख सकते। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? उन्हें आप समझ लीजिए कि वो हर जगह पे ऐसे मतलब हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप समझिए कि कितनी गर्म जगह हो सकती है। आप अपने लिए एक वोल्केनो सोच के रखो। वोल्केनो को आप सोचो कि उस गर्मी में भी कोई रह सकता है? तो हम इसका जवाब देंगे बिल्कुल। वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। उनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि वो उतना टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकती है। इवन आप समझिए क्या परमाफ्रॉस्ट रखा जा सकता है? परमाफ्रॉस्ट वो जगह होती है जहां पे सब कुछ बर्फ से ढका होता है, तो वहां पे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। ये समझिए आप लैंड में, वाटर में, हर एक जगह पे आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि हम उनकी कैटेगरी डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम उनको कितने अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहले हम उनकी कैटेगरी देखेंगे बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज होते हैं, फिर फंगाई होते हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये सारे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। आपका इनका नेचर जानने के लिए आपको इन्हें इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझिए कि इनमें से कोई ऐसे नहीं होते जो पर्टिकुलरली हार्मफुल या यूजफुल हैं। इन्हीं में से आपके कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं, कुछ यूजफुल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया आपका हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी। आप उसका एग्जांपल देखो। अगर आपको उसका हार्मफुल नेचर को देखना है तो आप बात कर लो साल्मोनेला टाइफाइड की, जिससे आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम है टाइफाइड। बट उसी बगल में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और वो क्या होता है? उससे आप दूध से दही बनाने के लिए यूज करते हो और दही आप बिल्कुल इंटरेस्ट से खाते हो। वो आपको कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि आपको उसके लाखों बेनिफिट्स पता चलेंगे। तो इसी तरीके से सबके लिए होता है। आपको ईस्ट मिलेगा जो फर्मेंटेशन के लिए यूजफुल होगा और आप उससे ब्रेड वगैरह बनाते हो। लेकिन आपको कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे फंगस भी मिलेंगे जो क्या कर सकते हैं? आपको रैशेस दे सकते हैं। आपको फंगल इन्फेक्शन जो अगर किसी को आपने देखा होगा तो क्या है, वो फ्रेंडली है या आपको एनिमोसिटी दिखती है? तो वो बिल्कुल वो एक हार्मफुल नेचर है उसका। फिर वेयर डू दे लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हमने बिल्कुल इसको डिस्कस कर लिया आपसे कि वो आपके हर एक ऐसी जो भी पॉसिबल सिचुएशन आप सोच सकते हो वहां पे आप उनको पाओगे। अच्छा, इनमें एक एग्जांपल आपका होता है वायरस का भी। वायरस क्या होता है? आप सोचते होंगे बार बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने वायरस का जिक्र क्यों नहीं किया। तो बेटा जो वायरस होता है वो आपका लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। वो क्या होगा? आपकी सिचुएशन के हिसाब से पाया जाएगा। अगर आप उसको नॉर्मली देखोगे तो वो एक नॉन लिविंग जैसा लगेगा, अगर वो ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, फ्रीली एग्जिस्टिंग है। लेकिन जैसे वो किसी की बॉडी में घुसता है वो एक होस्ट को पाते ही एक्टिव हो जाता है, लिविंग हो जाता है, तो उसका केस डिफरेंट है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हम अपने तरीके से अगर अपनी लाइफ में देखें तो किस तरीके से हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उसको समझने के लिए आपको बारी बारी से उसका नेचर समझना होगा। हम रोज सैकड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम से इंटरेक्ट करते हैं, हम कई बार उनके मतलब रूबरू होते हैं, तो कई बार हमें उसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो उसको जानने के लिए हम कैटेगरी देखते हैं कि एक होते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स और एक होते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जब फ्रेंडली माइक्रोब्स की बात करते हैं तो हम उनकी बारी बारी से एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप दूध से दही बनाते हो, तो हमने अभी उसका जिक्र किया था कि वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसको आप क्या करोगे? अगर गुनगुने दूध में मिला दो तो ओवर द नाइट आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम आपका यीस्ट होता है। यीस्ट बेकरी प्रोडक्ट्स में आपका यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपको ब्रेड बनाना है, आपको केक बनाना है या आपको इडली बनानी है, तो उस जगह पे क्या करोगे?
आप किसी ईस्ट का यूज करोगे। ईस्ट करता क्या है? फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक कहने का क्या मतलब है? एनारोबिक का मतलब होता है जहां पे एयर एब्सेंट हो, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो उस जगह पे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन आपका द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इस जगह पे क्या होता है? यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वो गैस क्या होती है? जब वो गैस लीक होती है तो ब्रेड में पफिंग के तरीके से उसको स्वेल करा देती है। वो गैस क्या करता है? उस प्रोडक्ट को स्पंजी बना देता है। तो ये आपके बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। सेम आपका है अल्कोहल। जब आप ईस्ट मिलाते हो, आप किसी ग्लूकोज सॉल्यूशन में ईस्ट मिला दो और वहां पे एयर को नहीं एंटर करने दो, मतलब एनारोबिक कंडीशन बना दो, तो उसमें क्या होगा? CO2 गैस तो निकलेगी, साथ में वहां पे जो आपका जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और साथ में जो अल्कोहल बनेगा उसका C2H5OH। तो सेम उसी कार्बन को क्या कर देता है? ईस्ट कन्वर्ट करा देता है अल्कोहल में। सेम मेडिसिन की बात करें, आपके कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो मेडिसिनल पर्पस से भी यूजफुल होते हैं, जैसे आपका पेनिसिलियम नोटेटम। वर्ल्ड वॉर समय की बात है, बहुत सारे जो घायल सोल्जर थे वो कई बार अपनी इंजरी के कारण, इंजरी में इन्फेक्शन जब होता था तो उसी से क्या होते थे? वो पेरिश कर जाते थे, मारे जाते थे। बट एक बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर किया था पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में, जो ऐसा एक फंगस था कि जहां पे ये पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो करता था उस जगह पे कोई और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब नहीं ग्रो कर पाता था। अब इसका वजह से क्या हुआ? फ्लेमिंग ने वो एक्सट्रैक्ट को वहां से निकाला, जिसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकलता था। उस पेनिसिलिन से क्या करते थे? जिसके भी जहां चोट लगी रहती थी, घाव लगा रहता था, उस सोल्जर के वो उस घाव पे पेनिसिलिन लगाते थे और वहां पे कोई इंफेक्शन और ग्रो नहीं कर पाता था। इस वजह से उन्होंने लाखों जानें बचाई। इस वजह से उनको कई बार रिकॉग्नाइज भी किया था और अच्छा खासा उनको उसको रिवॉर्ड भी किया गया था उनकी डिस्कवरी को। फिर हम आगे बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हम ये समझते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी बेस्ड होता है, कि अगर एक बार हमें जो डिजीज हो गई, हम उससे ठीक होने के बाद एक मेमोरी उसकी डेवलप करते हैं, मतलब हमारे एंटीबॉडीज बन के रखते हैं हमारी बॉडी में। हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर रखता है कि दोबारा जब वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब अपने बॉडी के अंदर आता है तो उसे हैवी काउंटर करते हैं और वो डिजीज को वो अंदर खत्म कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप कब वो बीमारी को अंदर ठीक कर गए। तो उसी प्रिंसिपल को, इम्यूनाइजेशन के उसी प्रिंसिपल पे ये वैक्सीन बनी है। जब आप वैक्सीन की बात सुनते हो तो उसमें क्या होता है? उस सिरिंज में आपको बहुत डेड स्ट्रेन हल्का सा उस पैथोजन का आपकी बॉडी में डाला जाता है। वो क्या करता है? वो हल्का डेड स्ट्रेन है, उसको आपका इम्यून सिस्टम तुरंत मार देता है। आपको 1-2 दिन के लिए थोड़ी बहुत इरिटेशन, थोड़ी बहुत फीवर वगैरह हो सकता है, लेकिन क्या होता है लॉन्ग टर्म में आप उसको 1-2 दिन के अंदर ठीक कर लेते हो। लेकिन ठीक करने के बाद उसकी एक मेमोरी आपकी बॉडी में हमेशा के लिए रह जाती है। वो जब भी दोबारा वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन आपकी बॉडी में दोबारा आने की कोशिश करेगा तो वो जो पहले से मेमोरी रखा हुआ है उस इम्यून सिस्टम में, वो तुरंत उसको काउंटर करेगा और ढेर सारे एंटीबॉडीज बना के उस डिजीज को खत्म कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है डीकंपोजिशन। माइक्रोब्स हमारे लिए डीकंपोजिशन का भी काम करते हैं। हम अपना अचरा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, वेजिटेबल पील्स हो गए या आपके लेफ्ट ओवर फूड हो गया या कुछ भी ऐसे पेड़ पौधे जो डेड हो गए हैं, या आपकी जो लिविंग बींग्स की बात करोगे, कोई एनिमल है जो सड़क के किनारे मर गया है, कोई जानवर है कहीं भी, कीड़े मकोड़े, ये सब लोग जो मर जाते हैं या जो डेड हो जाते हैं उनका क्या होता है? आपको लगता है कि अगर कोई यहाँ पे सड़क के किनारे कोई जानवर मरा है वो क्या हमेशा वहां रह जाता है? नहीं, जंगल में तमाम जानवर मरते हैं, कई बार पेड़ पौधे गिर जाते हैं। वो समय के साथ क्या होता है? उनका डीकंपोजिशन हो जाता है, मतलब उनकी बॉडी को ये जो माइक्रोब्स हैं वो जो क्या कर जाते हैं, उसको स्लोली डीकंपोज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं और उसे मिट्टी में मिला देने का काम कर जाते हैं। फिर इतनी सारी हेल्पफुल एक्टिविटीज के बाद हम आते हैं वापस से हार्मफुल एक्टिविटीज की, जो माइक्रोब्स हमारे लिए कहाँ पे हार्मफुल साबित होते हैं। तो जैसे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आर दोस माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेस डिजीज। तो अब डिजीज हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब क्या है? वो कम्युनिकेट कर जाती है, आपके एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दोस डिजीजेस व्हिच डू नॉट कम्युनिकेट और डू नॉट इन्फेक्ट द अदर पर्सन।
तो हम कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी को एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे आपका कैंसर हो गया, या आपको अगर एस्मा जैसी एलर्जी प्रॉब्लम है, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी बीमारी दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है। सपोज आप किसी कैंसर पेशेंट के पास बैठे हो तो मतलब आप ये निश्चिंत रहो कि वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। बट ऑन द वाइड अगर आप नॉन कम्युनिकेबल से हटके कम्युनिकेबल पे आ जाओ तो कम्युनिकेबल डिसीजेस में आ जाती हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस में कौन कौन से आती है? सपोज आपको कॉमन कोल्ड हो गया, आपको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब की बात करो तो आप क्या है, ये सारे आपके कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो एक से दूसरे में कम्युनिकेट कर जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस में आपकी है आपका कॉमन कोल्ड है, आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, इवन आपका जो रिसेंटली था कोविड-19, वो भी क्या था, एक कम्युनिकेबल डिसीज था। तो ऐसी डिसीजेस जो क्या हो जाती हैं, आपके एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके बगल में किसी को अगर कोल्ड लगा हुआ है, किसी को जुकाम लगा हुआ है और आप उसकी सेवा करने उसके बगल में बैठ गए, then it is very likely that you will also catch the same disease। तो ऐसी डिसीजेस होती हैं कम्युनिकेबल। अच्छा, कुछ डिसीजेस एनिमल्स में भी होती हैं, जैसे आपका एंथ्रैक्स हुआ, फुट एंड माउथ डिसीज हुआ, ये क्या कर सकती हैं, ये ऐसे पैथोजेंस हैं जो आपके एनिमल्स को भी बीमार कर सकते हैं। सेम एज प्लांट्स में भी डिसीजेस होती हैं, टोबैको मोजाइक वायरस जो आपके टोबैको को खराब कर देता है, सिट्रस कैंकर हुआ, रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, ये सारी क्या है, ये डिसीजेस ऐसी हैं जो प्लांट्स को लगती हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने एक और प्रॉब्लम पे, जो है फूड पॉइजनिंग, जो आजकल काफी कॉमन है। आप अगर कहीं पे भी ऐसे, और ये फूड पॉइजनिंग होता किससे है, ये फूड पॉइजनिंग भी आपके एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो ये क्या होता है, जब भी आप अपना खाना ढक के नहीं रखते हो, और खासकर ये गर्मी के मौसम में होता है, तो वो क्या होगा, उस फूड में आपकी ये बैक्टीरिया आ जाते हैं, और जब आपको मतलब जो ढका हुआ खाना नहीं है आप उसको खाओगे तो आपको काफी इरिटेशन, वॉमिटिंग और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। उस सिचुएशन को लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो आपको अगर फूड पॉइजनिंग अवॉइड करनी है तो क्या करना होगा, खाने को ढक के रखना होगा, और आप ज्यादातर से देर से रखा हुआ खाने को आप अवॉइड करें, इवन स्पेशली इन द समर्स। फिर अगर आपको फूड को प्रिजर्व करना है, सपोज आपके कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको आप एक बार बनाते हो तो फिर आप उसको लंबे समय तक यूज करते हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा पिकल्स, आपका जो घर पे अचार बनता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब वो अचार बनाने का प्रोसेस है तो वहां पे क्या करते हैं, आपके जो घर पे जो अचार बनाते हैं आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी, वो क्या करेंगे, उसमें पहले सॉल्ट मिलाएंगे, साथ में उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स के तरीके से काम करते हैं, ये आपकी बैक्टीरियल या फंगल एक्टिविटी या फिर कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऑस्मोटिक एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होगा, उनकी सेल वॉल डैमेज हो जाएगी अगर वो उस सॉल्यूशन में आएंगे। तो हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स आपकी सॉल्ट से हो सकती है, शुगर से हो सकती है, इवन ऑयल से हो सकती है। फिर एक आपकी और टेक्निक है हॉट हीटिंग एंड कूलिंग। जैसे कि आप मिल्क के केस में देखते हो, मिल्क को क्या करते हैं, हम पैक करने से पहले पास्चराइज करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 70 डिग्री पे उसको खूब अच्छे से हीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको साइमल्टेनियसली तुरंत ही उसके थोड़ी देर बाद ही हम उसको क्या करेंगे, पूरा चिल कर देंगे। अब उसको चिल करके जब हम पैक करेंगे तब वो फूड क्या होगा, वो माइक्रोब से फ्री रहेगा। माइक्रोब से जब वो फूड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर पास्चराइजेशन को आपके इन्वेंट किया था लुईस पास्चर ने, इसीलिए उसके नाम पे और उन साइंटिस्ट के नाम पे ही इस प्रोसेस को रखा गया है पास्चराइजेशन। वो मिल्क के लिए आपका कॉमन प्रोसेस है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपके समझिए कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, और समझिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली गैस 78% क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है। बट वो नाइट्रोजन होता है किस फॉर्म में है, वो N2 के फॉर्म में होता है, जो क्या आपके प्लांट्स के यूज के लिए कैपेबल नहीं हो पाता है। अच्छा, समझिए कि आपको प्लांट्स के, एनिमल के केस नाइट्रोजन का यूज क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन से ही आपका डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, और हर तरीके की जो भी प्रोटीन है उसके मोनोमर्स हैं सब क्या हो जाते हैं, सारे अमीनो एसिड नाइट्रोजनस ही होते हैं। आपका डीएनए, आरएनए आपको पता होगा कि 4 नाइट्रोजनस बेस से बनता है, पैडिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, सब कुछ क्या है, सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक N2 वाला, इसको हम अगर प्लांट्स की यूज के लिए बात करें तो कैसे वो काम में आता है।
उसके लिए आपके हेल्पफुल हो जाते हैं नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं। वो क्या होता है, वो आपके जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं जैसे पल्सेस वगैरह, उनके रूट्स में पाए जाते हैं। वो उसी रूट में क्या करते हैं, ये रूट नोड्यूल बनाते हैं जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है, जिससे प्लांट्स उसको फर्दर यूज कर पाते हैं सारी मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं, चाहे आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर और प्रोसेस के लिए। तो अब हमारा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। हम एक बार इसको समराइज कर देते हैं। पहले क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग भी होते हैं बट इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हैं। फिर उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और आपका एल्गे। इनकी क्लासिफिकेशन के बाद हमने जाना था कि कहां पाए जाते हैं, वेयर डू दे लिव। तो हमने इसके लिए भी देखा था कि हर एक जगह पे वो पाए जाते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं, इवन आपका वोल्केनिक या हैवी जो टेम्परेचर वाली कंडीशन है या परमाफ्रॉस्ट की बात की जहां पे हमेशा बर्फ जैसी कंडीशन रहती है, वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है। तो हर जगह पे आपके जो माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं। फिर माइक्रोब्स का और हमारा इंटरेक्शन में बात किया था कि कौन से माइक्रोब्स किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल या हार्मफुल हो सकते हैं। तो हमने उसकी कैटेगरी देखी थी, फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। फ्रेंडली माइक्रोब्स का यूज हमने देखा था कि वो कर्ड बनाने के लिए आपकी बेकरी में या अल्कोहल प्रोडक्शन जो फर्मेंटेशन से बनता है। फिर मेडिसिनल में भी हमने एंटीबायोटिक की बात की थी। फिर आ जाते हैं वैक्सीनेशन, देखा था हमने कि कैसे डेड स्ट्रेन को यूज करके हमने वो जो आपके इम्यून सिस्टम का मेमोरी प्रोसेस है उसको यूज करके हमने डिजीजेस से, आने वाली डिजीजेस से आपकी बॉडी को बचाया था। फिर डिकम्पोजिशन में देखा था कि किस तरीके से हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन कर रखने के लिए ये माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं। फिर हमने हार्मफुल बैक्टीरिया की बात की थी, फिर हम आ जाते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमें डिजीजेस देते हैं। डिजीजेस की कैटेगरी के हिसाब से देखें तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आपका कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल होते हैं वो आपके एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेट कर जाते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल दिया था आपके टाइफाइड का, कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इवन कोविड-19 का भी एग्जांपल हमने दिया था। फिर आते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जो ऐसे डिसीजेस जो आपके एक से हेल्दी पर्सन से आप इन्फेक्टेड से हेल्दी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई या एस्मा जैसी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो गई। फिर एनिमल्स में भी होने वाली डिजीज थी जैसे एंथ्रेक्स हो गया या फुट एंड माउथ डिजीज हो गया। प्लांट्स में भी होने वाला जैसे सिट्रस कैंकर और रस्ट ऑफ वीट, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो प्लांट्स में लग जाती हैं। फिर लास्ट में हमने बात की थी फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग क्या था, फूड पॉइजनिंग वो प्रॉब्लम थी जब आप अपने खाने को अनकवर्ड रखते हो तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है जो आपको काफी सारा डिस्कम्फर्ट देता है। फिर हमने बात किया था उसको फूड को प्रिजर्व करने का, तो हमने कुछ प्रिजर्वेटिव्स की बात की थी। फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया या हीटिंग एंड कूलिंग, जिसमें पास्चराइजेशन की बात की थी। फिर लास्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की थी कि किस तरीके से आपके राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट्स में आपके पाए जाते हैं उनकी मदद से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज करते हैं और आपका जो नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी में डीएनए, आरएनए और बाकी प्रोटीन सिंथेसिस में काम होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंसेस। थैंक यू।